नमस्कार प्यारे साथियों। पिछले वीडियो में हम तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़े थे। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत ने कैसे 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक लगभग 320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने कायम किया। जिन 5 वंशों में पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। इसी को कभी कभी इंग्लिश में सलेब डायनेस्टी के नाम से भी आ जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सलेब डायनेस्टी, SLAVE, सलेब डायनेस्टी, DYNESTY। आपको दिखाई देता होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी सलेब गुलाम वंश की जगह पे सलेब डायनेस्टी भी दे दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कितने शासक हुए और कितने वंशों ने मिलकर ये शासक किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 शासकों ने 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें पहला है गुलाम वंश। ये गुलाम वंश और इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, लगभग 84 वर्षों तक इसने शासन करता है। 84 वर्षों तक दिल्ली पे शासन करता है। और अंतिम मुगल शासक आता है जिसका नाम रहता है ये क्यूमर्स। ये 1290 में आता है। 1290 में इसको कत्ल करवाने के बाद खिलजी वंश का टाइम पीरियड आता है। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। लेकिन खिलजी वंश को पढ़ने से पहले आपको गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए उसको बारीक से आपको जान लेना जरूरी है। कि जैसे देखिए, गुलाम वंश इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक ईस्वी रहता है। और इसमें 84 वर्षों में पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। गुलाम वंश में टोटल 11 शासकों ने शासन किया, जिसमें पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका टाइम पीरियड रहता है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। आप इसको ध्यान रखेंगे। और ठीक इसके बाद आता है 1210 से लेकर इसका पुत्र, जिसका नाम आता है आराम शाह। ये 1210 में ही आता है और इसको मरवा दिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी रहता है और गुलाम भी रहता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो 1210 में आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश मरवाता है और इल्तुतमिश 1210 में आता है और 1236 तक दिल्ली की सत्ता पे कायम रहता है, दिल्ली सल्तनत में। और इसके बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम रहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये 1236 में आता है और इसी का बहन जिसका नाम रहता है रजिया सुल्तान, जो 1236 में आता है और 1240 में। लगभग 4 वर्षों तो शासन करने के बाद इससे अगला सुल्तान इसी का भाई आता है जिसका नाम रहता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये 2 साल शासन करता है और इसके बाद इसको भी गद्दी पर से इसी का चाचा का बेटा जिसका नाम रहता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके बाद फिर इसका चाचा ही गद्दी पे आता है जिसका नाम रहता है नसीरुद्दीन मसूद शाह। ये नसीरुद्दीन मसूद शाह 1246 में आता है और 20 साल तकरीबन शासन करने के बाद 1266 में इसको भी गद्दी पर से उतारा जाता है। लेकिन गद्दी पे उतारने का काम ये गयासुद्दीन बलबन कहता है, जो 1266 में आता है और 1287 तक लगभग 21 साल तक इसने गद्दी पे शासन करता है। गयासुद्दीन बलबन ये इतना विद्वान आदमी रहता है, इतना चलाक आदमी रहता है, जो गद्दी पे तो 20-21 साल ये शासक गुलाम वंश के रहता है। गुलाम ये सैनिक के रूप में काम करता है और ये 20 से 21 साल ये शासक बन के काम करता है। और इसके बाद आता है ये कैकुबाद, इसी का पुत्र, जो 1287 से 1290 में आता है। और फिर इसको हटाने के बाद आता है क्यूमर्स, जो 1290 में ही आता है और 1290 में ही इसको मरवा दिया जाता है। इसके बाद खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है, जिसमें खिलजी वंश से पहला शासक रहता है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 में आता है और 1296 में लगभग 6 साल शासन करने के बाद ये चला जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि खिलजी वंश का शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आता है और ये 1290 में आता है। 6 साल शासन करने के बाद 1296 में चला जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके मरने के बाद इसको इसी का भतीजा मारता है जिसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1290 में आता है और 1296 में आता है और 20 साल तक शासन करने के बाद लगभग इसको मृत्यु हो जाता है। और इसका बाद इसका पुत्र आता है शिहाबुद्दीन उमर, जो 1316 में आता है और लगभग 35 दिनों तक गद्दी पे बैठता है और उसके बाद ये भी चला जाता है। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो 1236 में आता है और 1320 में लगभग 4 साल तक दिल्ली सल्तनत में सत्ता कायम रखता है। उसके बाद ये भी जाता है। उसके बाद आता है नसीरुद्दीन खुसरो खां, ये 1320 में आता है। लगभग 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर तक 2 से 2.5 महीना तक ये दिल्ली सल्तनत पर शासन कर पाता है। उसके बाद आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासन रहता है। तो आप उसके बाद दिल्ली सल्तनत 1414 ईस्वी तक रहता है। इस 1290 से लेकर 1414 ईस्वी तक टोटल 9 शासकों ने शासन किया
और दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन करने वाला तुगलक वंश ही है, जो लगभग 94 वर्षों तक शासन किया। इसको 94 वर्षों तक शासन करने का क्या रीजन था, वो जब हम बात वन बाय वन इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस तुगलक वंश में सबसे पहला शासक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक रहता है। गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी, लगभग 5 वर्षों तक इसे शासन करता है। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, जिसका टाइम पीरियड 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक लगभग दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में लगभग 26 साल तक शासन करने के बाद जाता है। और इसके ठीक बाद इसका 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक लगभग 37 वर्षों तक फिरोज शाह तुगलक आता है, शासन करता है। और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, जो 1 साल के लिए ही आता है 1388 में और 1389 में जाता है। उसके बाद आता है अबू बकर शाह, जिसको जो 1389 में आता है और 1390 में ये भी 1 साल ही शासन करने के बाद जाता है टोटल। इसके बाद नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय आता है, जो 4 साल शासन करने के बाद 1390 से 1394 ईस्वी तक ये रहता है। और ये 4 साल शासन करने के बाद अपना इस 4 साल शासन में ये बहुत सारे काम भी करते हैं, जो उसको नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ेंगे जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न बनने वाला होगा उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये बहुत कम दिनों के लिए आता है, जो जनवरी में आता है मार्च तक, लगभग 2.5 से 3 महीना रहता है और उसके बाद ये चला जाता है। तुगलक वंश के जाने के बाद आता है सैयद वंश, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। ये 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक टोटल 4 शासकों ने शासन किया। इस 4 शासकों में सबसे पहला शासक खिज्र खां, जो 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक लगभग 6 वर्षों तक इसने दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश डायनेस्टी में काम करता है। उसके बाद इसका अगला शासक मुबारक शाह, जो 1421 ईस्वी में आता है और 1434 ईस्वी तक सैयद डायनेस्टी में काम करता है। और उसके बाद मोहम्मद शाह आता है, जो 1434 में आता है और 1443 तक लगभग 11-12 साल काम करने के बाद जाता है। उसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 में आता है और 1451 तक रहता है। इस वंश की समाप्ति के बाद तुरंत आ जाता है लोधी वंश। ये लोधी वंश में टोटल 3 शासक होते हैं और जिसका टाइम पीरियड 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। इस लोधी वंश में लगभग लोधी वंश में पहला शासक बहलोल लोधी, जो जिसका टाइम पीरियड 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक रहता है। और दूसरा शासक सिकंदर लोधी, जो 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड रहता है। आपको दिखाई भी देता होगा। और उसके बाद अंतिम शासक लोधी वंश का इब्राहिम लोधी द्वितीय, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक रहता है। अब हम ये बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए उसके वर्षों के क्रम के आधार पर उसको आरोही क्रम में सजाइए और अवरोही क्रम में सजाइए। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला शासक था तुगलक वंश। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तुगलक वंश, तुगलक वंश। उसके बाद गुलाम वंश। उसके बाद आता है ये लोधी वंश। और उसके बाद आता है सैयद वंश। और उसके बाद आता है गुलाम वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। और एक वंश कौन था? खिलजी वंश। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे कम दिनों तक शासन करने वाला वंश रहता है, जो लगभग 30 वर्षों तक शासन करता है। 30 वर्ष तक ये शासन करता है। और ये सैयद वंश और लोधी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश, इन सभी में ये 94 वर्षों तक शासन करता है तुगलक वंश। उसके बाद ये 84 वर्षों तक शासन करता है गुलाम वंश। और उसके बाद ये 74 वर्षों तक शासन करता है, 74 वर्षों तक लोधी वंश। उसके बाद ये 37 वर्षों तक सैयद वंश ने शासन करता है। तो बीपीएससी में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए या बढ़ते क्रम में सजाइए। तो जब आपको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं
असेंडिंग ऑर्डर। जब आपको असेंडिंग ऑर्डर कर दे तो मतलब घटते पहले छोटा से बड़ा, तो पहले छोटा क्या होगा, खिलजी। पहले आप खिलजी लिखेंगे, खिलजी। उसके बाद आता है सैयद, सैयद। उसके बाद आता है लोधी, उसके बाद आता है गुलाम, और उसके बाद यहाँ से लीजिए, आपको दिखाई भी देता होगा, तुगलक, तुगलक। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, आरोही क्रम। जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखेगा तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश। अब इससे इस सभी वंशों से बनने वाला जितने भी प्रश्न होगा, हम इस सबको, सब शासक को बारी बारी से बना के आपको डाल देंगे, जिसमें पर गियासुद्दीन वो पढ़ेंगे। इसमें गुलाम वंश में मोहम्मद कुतुबुद्दीन। या साथियों, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि भारत पे 2 टर्किश आक्रमण हुआ था, जिसमें पहला नाम गजनी के रहने वाला मोहम्मद गजनी और दूसरा मोहम्मद गौरी। आज हम मोहम्मद गौरी के गुलाम के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, और इसने भारत में 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन कायम करता है। दिल्ली सल्तनत में ये सबसे पहला शासक था, इसलिए इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है और एग्जाम में आने की भी संभावना है। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में, ऐबक के नाम के मतलब को समझ लेना जरूरी है कि ऐबक के नाम का मतलब क्या होता है। तो ऐबक के नाम का मतलब होता है कि चंद्रमा का देवता। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि ऐबक के नाम का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ये कई बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको मैंने यहाँ पे VVR लगा दिया है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। तो ये तो था, तो यहाँ पे मैंने दिया है गौरी का ये गुलाम था। दूसरी बात, ये गौरी का गुलाम, ये गौरी कहाँ से लाया गया, इसका बैकग्राउंड थोड़ा जान गए। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान के तुर्क जनजाति के रहने वाले थे। तो मैंने वहाँ पे यही लिखा है, ये तुर्किस्तान के तुर्क जनजाति के रहने वाले थे। इसको आरंभ में नैसापुर के बाजार में ले जाके बेचा गया, जिसको काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा खरीद लिया गया। और यहाँ पे आने के बाद इसने काफ़ी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी ने इसको शिक्षा दीक्षा दिया, धनुर्विद्या दिया, इसमें काबिलियत भरी, अपने खून पसीने की कमाई से इसमें काबिलियत भरी। यहाँ पे पढ़ने के बाद इसने कुरान पढ़ना सीख लिया, इसलिए इसने कुरान का पाई करने वाला या कुरान खा की उपाधि से इसको नवाजा गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये कुरान पढ़ना या कुरान ख्वा या कुरान पाई करने वाला पढ़ा गया। इसके बाद आगे ये प्रश्न बनता है कि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम कैसे हुआ। तो सुनिए, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी ने इसमें शिक्षा दीक्षा देने के बाद नैसापुर के बाजार से गजनी ले जाकर बेच दिया गया। गजनी ले जाकर बेचने के बाद इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया, और खरीदने के बाद जब ये मोहम्मद गौरी के संरक्षण में आता है तो इसके जीवन में काफ़ी आमूल परिवर्तन होता है, इसके जीवन में काफ़ी महान परिवर्तन होता है। और इसके सूझबूझ को देखकर मोहम्मद गौरी ने इसको अमीर-ए-आखोर, जिसको शाही घुड़सवार अधिकारी कहते हैं, इस पद पे उसको नियुक्त कर दिया। लेकिन आरंभ में इसकी स्थिति एक मगरी एवं सिपह सराय का होता है। ये मगरी एवं सिपह सराय क्या होता है, तो ये सुनिए। मगरी एवं सिपह सराय का मतलब होता है कि कमांडर इन चीफ, COMMANDER, कमांडर इन चीफ, CHIER। ये कमांडर इन चीफ क्या होता है, इसका मतलब होता है सैनिकों के सेनापति। इस पद पे इसको रखा गया। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी चौहान को हराता है, जो 1192 ईस्वी में होता है, तो यहाँ पे जितने भी क्षेत्र जीता गया वो मोहम्मद गौरी को सौंप के चला गया। इसके बाद 1205 में खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेना को जो दिया था, उसके बाद 1205 ईस्वी में गौरी के सेनाओं को मूर्त रूप दिया। खोखरों के विरुद्ध जब आक्रमण हुआ तो 1205 ईस्वी में इसने गौरी की सेनाओं को मूर्त रूप दिया, जिससे इसको खुश होकर 1208 ईस्वी में इसी का भतीजा गियासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक को दासपत्र से मुक्ति दे देता है और इसको सुल्तान की उपाधि से नवाजा जाता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बात भी कई बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
आगे क्या प्रश्न बनता है ये सुनिए। आगे ये सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाता है और लाहौर को ही अपना राजधानी बनवाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में होता है और लाहौर में ये अपनी राजधानी बनाता है। इसके बाद ये शासक बनने के साथ ही अपनी जनताओं में काफ़ी रुपये पैसे बांटता है, लाखों का दान करता है, जिसको लाख बख्श के नाम से नवाजा जाता है। जनताओं के द्वारा लाख बख्श के नाम से नवाजा जाता है, इसलिए ये इतिहास में लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी प्रश्न बनता है, बीपीएससी हो या रेलवे हो या कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें ये प्रश्न बनता ही है कि इतिहास में किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही इसने कई राजाओं का हाथियों दान किया, तो इसको जनता ने इसको पीर बख्श की उपाधि दिया। तो दूसरा प्रश्न मैंने यही लिखा है कि हाथियों का दान करने के कारण जनता ने इसको पीर बख्श की उपाधि से नवाजा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न इतिहास में बन चुका है और बनता ही है। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाता है। तो इतिहास में ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने आरंभ करवाया। तो गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा कौन करवाएगा, और इसी का गुलाम इल्तुतमिश ने पूरा करवाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और कभी ये पूछता है कि किसके नाम पे बनाया गया था, कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बनाया गया था। यहाँ पे वही लिखे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, ये ध्यान में आप रखेंगे। आगे ये प्रश्न बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके अलावा और कौन से काम किए। तो सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके अलावा और कई काम किए। इसमें पहला बनता है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में बनवाया था। ये कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद दिल्ली में पृथ्वीराज तृतीय के राय पिथौरा के स्थान पर बनवाया गया था। उसके किलों को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद इसने अपना कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बनवाया। इसके अलावा इसने 2.5 दिन का मकबरा भी बनवाया। तो ये 2.5 दिन का मकबरा अजमेर में बनवाया। तो अजमेर में किसके स्थान पे बनवाया। तो ये अजमेर में विग्रहराज विशालदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनवाया। इस विद्यालय को तोड़ा और 2.5 दिन का मकबरा को बनवाया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था। तो सुनिए, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला भी इसी का सहायक सेनापति, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इतिहास में पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, या कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है कि बताइए कि इतिहास में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त करने वाला कौन था। तो उसको ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलने का बड़ा शौक रहता है। घोड़े पे बैठता है, छक्का लगाता है, चौका लगाता है, लेकिन बेचारा गिर जाता है। उत्साह में आया, लेकिन लाहौर में चौगान खेलते खेलते इसकी मृत्यु हो जाता है। घोड़े से गिर जाता है, बेचारा फिसल जाता है। उसके बाद लाहौर में मरता है। तो इसका मकबरा भी लाहौर में ही है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी लाहौर में है। चूंकि ये लाहौर में मरा तो लाहौर में ही भी इसका मकबरा होगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने कई साल के पेपर्स को देखा है, उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने यहाँ पे छापा है और सब पे भी लगा दिए हैं। अगर इसको आप करके जाते हैं तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये बनेगा ही। अगर ये आप इसको करके जाते हैं तो